हेलो ऑल, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन डीपीपी 1.4. ठीक है, 1.4 का जो पहला डाउट पूछा गया था दैट वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर लूप है और उसके पेरीफेरी पे देयर आर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड चार्ज डेंसिटी इन दिस केस इज लैम्डा विच हैज़ गिवन एस 2 माइक्रोकूलम पर मीटर. ठीक है ना, और स्क्वायर का साइड लेंथ एल दिया हुआ है. ए बी वाला साइड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द ओरिजिन एंड सी डी वाला साइड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2l फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक, and there is a non-uniform electric field E vector equal to A by L x plus L I cap where A is a constant. Find the resultant electric force in mu Newton on the loop. ठीक है ना, हमको ये निकालना है कि इस लूप पे नेट फोर्स कितना होगा. देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग ओनली अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ठीक है ना, तो सिर्फ अगर एक्स डायरेक्शन में है, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान के रखा है, तो इस साइड पे एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एफ ए बी. इस साइड पे एक फोर्स लग रहा होगा एफ डी सी. इस साइड में एक फोर्स लग रहा होगा एफ सी बी और इस साइड में एक फोर्स लग रहा होगा इस साइड पे, एंड दैट इज लेट अस से इक्वल टू एफ ए डी. राइट, एंड सारे फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए मुझे इन सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ए बी. ए बी वाले साइड को अगर हम देखते हैं ना, सो पूरा ए बी साइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट, एल. ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट l है तो ए बी वाले जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, x कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हम लिख देते हैं, दैट इज a बाई एल. x के जगह हमने क्या पुट कर दिया, l प्लस एल. आई कैप को छोड़ो, दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया. फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज. ए बी वाले सेगमेंट में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल. एल एल गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनली कितना आएगा, ट्वाइस ए टू ए लैम्डा एल. ठीक है ना, दिस इज द फोर्स ऑन द सेगमेंट ए बी. सिमिलरली अभी हम निकालते हैं फोर्स ऑन द सेगमेंट डी सी. फोर्स ऑन द सेगमेंट डी सी, इसमें भी क्या होगा, इज बिकॉज सी डी के हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2l, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, सेम. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, a बाई एल. एक्स के जगह 2l पुट कर देना प्लस एल इंटू चार्ज. चार्ज तो उतना ही होगा, लैम्डा एल. एल एल गेट्स कैंसल, 2 + 1 3, 3a एल लैम्डा, 3a लैम्डा इंटू एल. दिस इज द फोर्स ऑन द सेगमेंट डी सी. अभी अगर हमको बी सी एंड ए बी वाले सेगमेंट में फोर्स निकालना है, कैच ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी इज हैविंग डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट. मतलब अलग अलग जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो अलग होगा. तो हमको अगर फोर्स निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना है, लेट अस से कि यहाँ से कमान यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा, ये जो छोटा सा एलिमेंट चूज़ किया, इसका लेंथ कितना है, dx. ठीक है, आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है. तो ये जो dx है, इसमें चार्ज कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx. ठीक है, इसमें छोटा सा चार्ज रहता है dq चार्ज, और इस dq चार्ज पे जो इस तरफ फोर्स लगेगा दैट विल बी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स df, और df का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई द चार्ज एट दैट पॉइंट. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x क्या होगा, दैट इज a बाई एल एक्स प्लस एल. ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स. टोटल फोर्स निकालने के लिए इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो एफ इज इक्वल टू, इन दिस केस इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर लैम्डा ए बाई एल बाहर, लैम्डा ए बाई एल बाहर, ब्रैकेट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल इंटू डी एक्स. आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, एक्स इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स. और एक्स का लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स चालू होगा एक्स इक्वल टू एल से और ख़त्म होगा एक्स इक्वल टू 2l पे. तो एल से लेके 2l तक, एल से लेके 2l तक. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इस चीज़ को, दैट इज लैम्डा ए बाई एल, और देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर में हम लिमिट्स क्या पुट करेंगे, एल से लेके 2l तक, प्लस एल तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स में लिमिट पुट करूँगा तो सिर्फ एक एल ही बचेगा. तो यहाँ देखते हैं दैट इज लैम्डा एल ए बाई एल, और यहाँ पर 2l पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एल स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली 3l स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा, लैम्डा ए बाई एल पहले से था, दिस इज 5. ठीक है ना, 5l स्क्वायर बाई 2, और वो कितना हो जाएगा, दिस इज एल स्क्वायर चला गया, दैट इज 5 लैम्डा ए बाई 2. अच्छा, एक एल भी होगा, 5 लैम्डा ए एल बाई 2. इज दैट क्लियर.
अच्छा, तो एक बात बताओ, ये तो निकल गया फोर्स ऑन द सेगमेंट, दिस इज फोर्स ऑन द सेगमेंट बी सी, ये जो निकला फोर्स ऑन द सेगमेंट बी सी। तो ये जो ए डी वाला सेगमेंट है इसमें भी तो इतना ही फोर्स लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम इन केस ऑफ ए डी ऑल्सो, ठीक है। सो अभी अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, हमको सारे फोर्सेस ऐड करना पड़ेगा। एफ ए डी प्लस एफ बी सी दोनों का वैल्यू सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस कर देता हूँ, कितना होगा 5 लैम्डा ए एल बाई 2 प्लस ए बी वाले सेगमेंट में कितना फोर्स है, ट्वाइस ए लैम्डा एल प्लस डी सी वाले सेगमेंट में कितना फोर्स है, दैट इज थ्राइस ए लैम्डा एल एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 गेट्स कैंसिल, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 लैम्डा ए एल। इज दैट क्लियर? दैट इज 10 लैम्डा ए एल। और अगर हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं तो हमको फाइनली कितना वैल्यू मिलेगा, लेट्स सी, दैट इज 10 लैम्डा ए एल। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कम ऑन, एक मिनट, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू दिया 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, इनटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स। तो ये सेंटीमीटर में लिखा है, इसको इंटू 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 4 × 10⁻⁶ न्यूटन, ठीक है। आई होप सो तुमको ये समझ आया। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार ध्यान देते हैं। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, एक चीज़ बता के रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। लेट अस से हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसको हमने चार्जेस दे के रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे के रखा है ऐसा। तो ये अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस फील्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। एंड लेट अस से इसका जो सराउंडिंग मीडियम है, दैट मीडियम इज एयर, एंड एयर इज़ एन इंसुलेटर, मतलब इसके पास फ्री चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अगर कोई एयर मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ खींच के लेके आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड को या पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ धकेल देगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अपने आसपास के जो इंसुलेटर, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो एटम्स है, उसमें पोलराइजेशन लाना चालू कर देता है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से अलग करना चालू करता है। अभी खुद सोच के देखो, अभी अगर मैं इसमें और ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट करूँ, इफ़ आई कीप ऑन डिपॉजिटिंग चार्ज, व्हाट विल हैपन, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन टू द पर्टिकुलर एटम, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच का सेपरेशन क्या होगा, और इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करूँ, आई कीप ऑन स्टॉकिंग चार्ज ऑन दिस, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होगा कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एटॉम से तोड़ के निकाल के लेके आ जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया तो ये बन जाएगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन अदर वर्ड्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो इस वक्त क्या होता है कि ये जो आसपास का मीडियम है ये आयोनाइज हो जाता है, हम बोलते हैं ये मीडियम का ब्रेक डाउन हो चुका है। एंड इन दिस सिनेरियो ये जो मीडियम है ये इंसुलेटेड नहीं रहता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए निकल के आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री चार्जेस हो जाते हैं। So basically now at this point we say that the medium has undergone a breakdown and it is no longer an insulator, it is a conductor। अगर ये आसपास का मीडियम कंडक्टर बन गया तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस तुमको दिख रहे हैं, they will not stay on the surface, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे एस्केप कर जाएंगे बाहर की तरफ, राइट। नाउ दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये मेंशन किया गया है, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट E = 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ये है कि हवा जो है मैक्सिमम 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो इंसुलेटर है उसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा गया था मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू स्फीयर, स्फीयर को मैक्सिमम चार्ज कितना दिया जा सकता है। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, चलो ई मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज़ गिवन एज 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶। और मुझे पता है कि स्पीयर है ये, तो स्पीयर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, जैसे क्यू चार्ज हम मानते हैं कि सारे चार्जेस हम सेंटर पे इज्यूम कर सकते हैं, और सेंटर पे अगर हम इज्यूम करते हैं तो आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है उसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, R², ठीक है ना। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, एक बात बताओ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा सरफेस
तक एट सरफेस यहाँ पर डायमीटर कितना दिया 5 मीटर्स, दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, बिकॉज एज वी मूव अलॉन्ग दिस डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो ये जो रेडियस आर का वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, डायमीटर 5 मीटर्स दिया हुआ है तो उसका आधा विल बी द रेडियस दैट इज़ 2.5, मतलब आर का वैल्यू हम 2.5 मीटर पुट करेंगे। ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हमको यहाँ पर फील्ड बताना है तो हम सारे चार्जेस को सेंटर पे इमेजिन कर सकते हैं, ये आगे आएगा, ये मैंने आगे की वीडियोस में ये डिस्कस किया है, गॉस लॉ में डिस्कस किया है ये, ठीक है। वो जब गॉस लॉ में पहुँचोगे तो ये कंसेप्ट तुमको पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना समझ के रखो कि अगर हमको यहाँ पर बाहर के पॉइंट में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हम सारे चार्जेस को सेंटर पे कंसंट्रेट करके जितना फील्ड बनता है उतना बता दे तो बात एक ही है। तो हमने क्यू को सेंटर पे माना, आर डिस्टेंस पे, मतलब एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, k/r² दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁶, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम k का वैल्यू निकालते हैं दैट इज़ 3 × 10⁶ r² की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2.5 द होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा k की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹। आई होप सो तुमको समझ में आया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2.0833 × 10⁻³ कूलम, मतलब मैक्सिमम इतना चार्ज ही वहाँ पर हम एकोमोडेट कर सकते हैं। स्पीयर में इससे ज़्यादा चार्ज होगा तो डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमको ऑप्शंस में ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में चार्ज का वैल्यू इससे कम है, जिसमें चार्ज का वैल्यू इससे कम होगा वही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इन दिस केस मुझे जितना दिखाई दे रहा है इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप सो तुमको ये समझ आया। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्वेश्चन में ऐसा है दैट इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ईच आर लाइंग एट x = 1 2 3 4 2 4 8, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 8 पे है। द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x = 0, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूछा गया है। तो एक बात बताओ, ये जो क्यू है इस पॉइंट में अगर +1 कूलम चार्ज रखूँगा तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, इस वाले क्यू के लिए भी इसी तरह फोर्स लगेगा, इस वाले क्यू के लिए भी इसी तरह फोर्स लगेगा। दैट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर बेसिकली पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो अगर मुझे नेट यहाँ पर क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो दैट इज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट हमको हर एक फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। इस क्यू के लिए कितना होगा, दैट इज़ k³ डिस्टेंस स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 स्क्वायर। सेकेंड वाले क्यू के लिए क्या होगा, k³ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 2 स्क्वायर, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। यहाँ से हम k³ कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अभी अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ k³ 1/1/4 प्लस 1/16 एंड दिस विल कंटिन्यू। सो बेसिकली ये जो है दिस इज़ ए GP, इनफाइनाइट GP। और एक इनफाइनाइट सीरीज़ का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो हम पुट कर सकते हैं इट्स k³ a का वैल्यू कितना होगा 1, और यहाँ पर 1 - r की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1/4, दैट इज़ 1/4। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं एंड सारे नंबर्स जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो सब पुट करते हैं तो आंसर ऐसा आता है 12 × 10⁻⁹ Qn पर कॉलम। फिर भी इस आंसर को एक बार चेक कर लेना। आई होप से तुमको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि स्ट्रक्चर मतलब ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस 2 r है, ये दूसरा सेमी सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस r है, और इसके पेरिफेरी पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जो डेंसिटी है दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। तो पूछा गया कि इनका जो कॉमन सेंटर है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग्स। मैं इस पॉइंट को अलग से बनाता हूँ। लेट से इस पॉइंट को अगर अलग से बनाएं, मुझे पता है कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग होता है उसके कारण, इस पर्टिकुलर रिंग के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, और इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज λ/2πε0, और उसका रेडियस इन दिस केस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2r। सिमिलरली अभी अगर मुझे इस सेगमेंट के लिए, ये सेमी सर्कुलर सेगमेंट के लिए यहाँ पर फील्ड पर निकालना है, वो कुछ इधर होगा और इसका वैल्यू कितना होगा λ/2πε0 इंटू उसका रेडियस दैट इज r। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट फील्ड अगर हम निकालें वो ये माइनस ये होगा, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, λ/2πε0 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा इन दिस केस 1/r माइनस 1/2r, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इन दिस केस नेट सेंटर पे जो फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू λ/4πε0 इंटू r, λ/4πε0 इंटू r। ठीक है ना। आई होप से तुमको ये क्वेश्चन समझ आया।
अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 1-3. एन इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर इज केप्ट अलॉन्ग z एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू z इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके z इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक एक इन्फाइनेट लॉन्ग वायर है, ठीक है. हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दैट इज 10/9 नैनो कोलम पर मीटर. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 6,8,10 पूछा है. 6 मतलब x के लॉन्ग 6, y के लॉन्ग 8 और z के लॉन्ग 10 सेंटीमीटर्स. यहाँ पर फील्ड पूछा गया. देखो ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुम इसको प्रॉपर्ली विजुलाइज कर पाते हो या नहीं. एक काम करते हैं, एक बार हम ऊपर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है. टॉप व्यू अगर देखते हैं, टॉप व्यू देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिर्फ इस इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर का टिप दिखाई देगा. तो द टिप विल लुक समथिंग लाइक दिस. ऊपर से अगर देखेंगे इस तरफ क्या दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ दिखाई दे रहा होगा, लेट अस से x. इस तरफ क्या दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ दिखाई दे रहा होगा y, ठीक है ना. और z तो हमारे तरफ है, ऐसा है z, दैट इज अलोंग टुवर्ड्स यू. तो x का लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लेट अस से 6 सेंटीमीटर्स. और y का लॉन्ग हम कितना ट्रैवल करते हैं, लेट अस से y का लॉन्ग हम ट्रैवल करते हैं 8 सेंटीमीटर्स. और ऊपर कितना ट्रैवल करते हैं, ऊपर हम ट्रैवल करते हैं 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना. तो लेट अस से दिस इज 6, दिस इज 8, ऊपर आगे हम 10 सेंटीमीटर्स. तो ये अगर वायर है, आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है, ये अगर वायर है, इफ़ दिस इज़ द वायर, और हम अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर्स पे है, तो वायर से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, वायर से यहाँ का डिस्टेंस ये होगा. इज दैट क्लियर, दैट इज दिस इज 6, दिस इज 8, 10 ऊपर आ गया एंड दिस इज द वायर. तो वायर से ये होगा डिस्टेंस, वायर से उस कंसर्न पॉइंट का ये होगा डिस्टेंस, ठीक है ना. एंड दिस डिस्टेंस इन दिस केस इज व्हाट 8-6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. आई होप से तुमको समझ में आया. मतलब मैं बेसिकली ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, जब ऊपर चले जाओगे तो तुम तो अलॉन्ग दी वायर ऊपर जा रहे हो ना, तो अभी भी वायर से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही तो होगा. दैट मीन्स अगर मैं टिप से देखूँगा उस कंसर्न पॉइंट का इस वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा. 6, 8, 10 ऊपर, ठीक है ना. और ये हो गया वायर, वायर से कितना डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा. आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है. तो ये जो चार्ज है, इसके लिए यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा, इस तरफ, इफ दिस इज़ द लाइन चार्ज, ये अगर लाइन चार्ज है, और इस तरफ अगर फील्ड निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. आर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है. वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे. तो अभी अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड चाहिए, चलो हम इसको ई लिख के रखते हैं. लेट अस से दिस फील्ड इज ई. ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, दिस विल बी 53 डिग्री. आराम से निकाल सकते हो. दिस इज 6, दिस इज 8, तो ये 53 होगा. तो अभी अगर मुझे रिजल्टेंट फील्ड चाहिए, ई रिजल्टेंट, तो वो क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉस 53 डिग्री. इसका x वाला कंपोनेंट, इसका x वाला कंपोनेंट कॉस 53, बिकॉज ये 53 तो ये भी 53 होगा. डायरेक्शन देने के लिए हमने आई कैप दे दिया, प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. इन दिस केस क्या आ जाएगा, दैट इज साइन 53 डिग्री. और इसका डायरेक्शन किस तरह होगा, इस तरफ टुवर्ड्स वाई एक्सिस. वो कितना हो जाएगा, जे कैप, ठीक है ना. तो अगर हम ये सारे वैल्यूज पुट करें तो आई थिंक सो वी शैल गेट द आंसर इन दिस केस. और अगर मैं यहाँ पर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का वैल्यू पुट करूँगा तो दिस कम्स आउट टू बी, आई थिंक सो 200 आता ही है अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं. मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट अगर तुम लोग कैलकुलेट करके ई का वैल्यू निकालोगे, ई का वैल्यू आएगा आई थिंक सो कितना, दैट इज़ 200 वोल्ट पर मीटर आता है. 200 वोल्ट पर मीटर. बस इस वैल्यू को पुट कर देना. तो दिस यहाँ से अगर हम 200 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 200 कॉमन लेने से, अच्छा कॉमन नहीं चाहिए, अंदर ही रख दो. कॉस 53 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 वाई कैप प्लस ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको 200 लिख सकते हैं. साइन 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 जे कैप, ठीक है ना. एंड इफ़ यू सी फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन दिस केस इसका आंसर आएगा 120 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है. आया समझ में, आई होप सो तुमको दिखाई दिया, थोड़ा सा दिखाई दिया होगा, ठीक है ना. ये तो कैलकुलेशन तुम लोग कर ही लोगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. 14 में ऐसा बोला गया है कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड QB आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है. व्हेन दे आर प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस at points xa, 0 and xb, 0, given that qa, magnitude of qa is more than magnitude of qb, and xb greater than xa, if null point is the point where the net electric field due to both the charges is 0, then first option, if q and qb are positive, दोनों अगर positive हैं, then a null point lies at some point xa less than xb. null point lies at some point xa less than xb. देखो अगर दोनों positive है तो उसके बीच में तो null point हो नहीं सकता, बिकॉज देखो
यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन को लेकर डिस्कस करूँ तो क्यू ए सॉरी बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव चार्जेस, राइट। सो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो बीच में क्यू एंड क्यू बी बोथ ऑफ देम विल बी प्रोड्यूसिंग फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ऐसा एक जगह मिल सकता है जहाँ पर तुमको रिजल्टेंट फील्ड 0 मिले एंड दैट विल लाई बिटवीन क्यू एंड क्यू बी। आई होप से तुमको समझ में आया। यहाँ पर क्यू ए का साइन पॉजिटिव है, क्यू बी का साइन पॉजिटिव है, मतलब नल पॉइंट बीचों बीच लाई करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक्स से लेस देन एक्स बी नहीं होगा, एक्स लेस देन एक्स बी होगा। दैट मीन्स नल पॉइंट विल लाई समवेयर हियर और इसका वैल्यू अगर x मानता हूँ इट हैज़ टू बी लेस देन एक्स बी। तो 14 का ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है ना। अभी अगर मैं बी ऑप्शन देखूँ, क्यू ए इज़ पॉजिटिव एंड क्यू बी इज़ नेगेटिव, अगर क्यू ए पॉजिटिव है क्यू बी नेगेटिव है, देन अ नल पॉइंट लाइज एट सम पॉइंट एक्स लेस देन एक्स है। अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में अगर मैं नल पॉइंट के बारे में सोचूं वो कभी आ नहीं सकता, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव है, क्यू ए अगर पॉजिटिव ये रिपेल कर रहा होगा, क्यू बी अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, बोथ द फोर्सेस विल बी अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो ये बीच में कभी भी नल पॉइंट अचीव नहीं हो सकता है। सो नल पॉइंट हमेशा किसके सामने रहेगा? नल पॉइंट हमेशा वीकर चार्ज के सामने रहेगा। क्यू ए का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्यू बी का स्ट्रेंथ कम है, तो इसके पास रखना पड़ेगा ताकि क्यू बी इवन दो इसका मैग्नीट्यूड कम हो बट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस क्यू बी को एडवांटेज मिले कि ताकि वो सफिशिएंट फील्ड क्रिएट कर पाए जिससे क्यू ए का फील्ड कैंसिल आउट हो जाए इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन। दैट मीन्स द नल पॉइंट विल लाई समवेयर एट दिस पॉइंट एंड इट हैज़ टू बी मोर देन, इन दिस केस क्या दिया हुआ है, नल पॉइंट लाइज एट सम पॉइंट एक्स लेस देन एक्स ए। तो ये पॉसिबल नहीं है, नल पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करना पड़ेगा, दैट इज एक्स मोर देन एक्स बी पे। तो if I see option C, if QA is positive and QB is negative, null point lies at some point x more than xb, ये सही है। If QA is negative, QB is positive, null point lies at some point x more than xb, ये भी सही है। C and D, बिकॉज चाहे Q पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे B पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और बोथ ऑफ देम आर अनलाइक चार्जेस, बीच में नल पॉइंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा वो वीकर चार्ज के पास रहेगा, मतलब QB के पास रहेगा। तो ऑप्शन C and D भी करेक्ट है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दिस DPP डिस्कशन हियर।